Hello my dear student, welcome again in my YouTube channel and this is Ankit Tiwari and you are watching me on the platform of Student Learning Classes। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स के बारे में और ये जो क्लास होगी वो इंट्रोडक्टिव क्लास होगी क्लास 11th के लिए। तो आइए समझते हैं कि क्लास 11th की फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, यानी कि 4 ब्रांच ऑफ फिजिक्स क्लास हमको 11th में पढ़नी है और 4 ब्रांच ऑफ फिजिक्स क्लास 12th में पढ़नी है। तो चलिए 4 ब्रांच ऑफ फिजिक्स क्या क्या हमको क्लास 11th में पढ़नी है वो हम समझेंगे। एक तो हमारा मैकेनिक्स है, दूसरा हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है और जो तीसरा है वो है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स एंड कैलोरीमेट्री और चौथा जो है वो साउंड और वेव है। साउंड और वेव के बारे में स्टडी करना है। ये 4 ब्रांच ऑफ फिजिक्स हमें स्टडी करना है। अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो सबसे लंबा सेक्शन ये है हमारा मैकेनिक्स, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। जिसका नाम क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन। फिर ये पढ़ लेते हैं तो उसके आगे हम पढ़ते हैं परसेंटेज एरर, ठीक है। जब यानी पैटर्न ऑफ स्टडी, कैसे अगर हम इस चीज़ को पढ़ें, फिजिक्स को स्टार्ट करना शुरू करें जो है पढ़ाई के लिए, तो क्या पैटर्न होना चाहिए हमारा स्टडी का, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते हैं, फिर परसेंटेज एरर पढ़ते हैं। जब परसेंटेज एरर पढ़ लेते हैं तब हम वेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? वेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते हैं, यूनिट और डायमेंशन चैप्टर के बाद परसेंटेज एरर पढ़ते हैं, फिर वेक्टर पढ़ते हैं, फिर हम मोशन स्टडी करते हैं। बच्चों, मोशन जो होता है वो 1D और 2D दोनों पढ़ना है, ठीक है। 1D में जो है हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन स्टडी करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और अब 2D की बात आती है तो मोशन इन प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? 2D मोशन होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी। फिर जब हमारा मोशन टॉपिक खत्म हो जाता है तब हमको अगला चैप्टर पढ़ना होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी LLM। जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमारा खत्म हो जाता है तब हमको स्टडी करना होता है वर्क पावर एनर्जी। काफी मजेदार चैप्टर, ठीक है। उसके बाद हमको स्टडी करना होता है सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन। सेंटर ऑफ मास को हम अलग से पढ़ाएंगे और रोटेशन को अलग से पढ़ाएंगे, फिर दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। तो सेंटर ऑफ मास और रोटेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। और इस तरह से क्लास 11th का जो पहला बुक है NCERT का वो खत्म हो जाएगा। और काफी कॉन्सेप्चुअल और काफी मजेदार टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमको फर्स्ट सेक्शन ऑफ द फिजिक्स यानी क्लास 11th में स्टडी करना है। सेकंड सेक्शन ऑफ फिजिक्स की अगर हम स्टडी करें, सेकंड सेक्शन के बारे में अगर बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट होता है। और फ्लूइड मैकेनिक्स से पहले हमको पढ़ना होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के बारे में। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के बारे में स्टडी करना होता है, उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन है ना, ऐसे तमाम सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। बड़ी ही मज़ेदार टॉपिक है ये, है ना, जिसमें हम लोग जानते हैं कि जहाज कैसे उड़ती है, अगर कोई फ्लेम जल रहा है तो क्यों तिकोना हो जाता है, ऐसे बहुत सारी मज़ेदार बातें, जो बर्नौली थ्योरम क्या है, कैसे जेसीबी मशीन काम करती है, पास्कल्स लॉ क्या होता है, ऐसे तमाम सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं किसमें? फ्लूइड मैकेनिक्स में। अगर हम हीट ब्रांच की बात करें तो उसको भी 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री। दूसरा जो हमको स्टडी करना होता है वो होता है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। और जो तीसरा हमको स्टडी करना होता है वो होता है गैसेस स्टेट, गैसेस स्टेट। ये काफी मजेदार चैप्टर है। फिर साउंड और वेव, पहले वेव पढ़ते हैं और वेव में हम पढ़ते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है।
और उसके बाद बेसिसन पढ़ते हैं, उसके बाद हम वेव पढ़ते हैं, उसमें तमाम सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, है ना, जैसे कि नोड और जो है एंटी नोड्स, है ना, की तरह बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात करेंगे, है ना। फिर उसके बाद बीट के बारे में बात करेंगे हम। उसके बाद जो है बीट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ एक इफेक्ट आता है डॉपलर इफेक्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यही सब चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं। इस तरह से 4 ब्रांच ऑफ फिजिक्स में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, आई होप समझ में आया होगा। तो ये तो रही कुछ इंट्रोडक्टिव बातें। अब फिजिक्स क्या होता है, हमें ये समझना बहुत जरूरी होता है कि आखिर फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स हमारे साइंस का वो ब्रांच है। हम क्लास 11 में आ गए हैं, जब क्लास 10 में पढ़ते थे तो हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को एक ही में मिला के पढ़ाया जाता था साइंस। पर अब क्या किया गया, साइंस को 3 भागों में बांटा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, जिसमें एक जो हिस्सा है साइंस का, उस पर हमें स्टडी करना है। केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को लेकर के और उसको स्टडी करते हैं, तो एक ब्रांच ऑफ साइंस वो बन के तैयार हुआ। एक में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो बायोलॉजी बन के तैयार हुआ। उसमें प्लांट और एनिमल के बारे में स्टडी की, तो बॉटनी और जूलॉजी बन के तैयार हुआ। और एक ब्रांच क्रिएट हुआ फिजिक्स का, जिसमें हम साइंस के किसी भी थ्योरम को, साइंस के किसी भी कॉन्सेप्ट को हम मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। समझने की नहीं मेरी बात को, यानी कि फिजिक्स का अगर लैंग्वेज की बात करें तो फिजिक्स का लैंग्वेज ही क्या होता है, मैथ्स होता है। यानी लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स क्या होगा, मैथ होगा। यानी कि हम मैथ्स के लैंग्वेज में फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो व्हाट विल बी द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स होगा, और मैथ के लैंग्वेज में हम फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा पहला चैप्टर है, हम वहां से अपने इस क्लास का शुरुआत करते हैं बच्चों। थोड़ी बहुत जानकारी आपके सिलेबस के बारे में रही और आपको कैसे पढ़ना है, कैसे तैयार करना है, तो इस चीज को हमने आपको बताया। अब पूरे जोश और जुनून के साथ स्टार्ट कर दीजिए और चीज़ों को फील करते चलिए। आपको पूरी फिजिक्स मजे में पढ़ाने वाले हैं और बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को फील करने की कोशिश करते हैं बच्चों। पहला जो टॉपिक है उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। यूनिट और डायमेंशन क्या होती है, ये हमें समझना जरूरी है। क्या जरूरत है यूनिट का, तो जैसे समझिए कि हमारी हाइट है। अब हमारी हाइट को अगर कंसीडर करना है तो कैसे कंसीडर करेंगे, हाइट को हम लेंथ मान के चलते हैं और उसको एक प्रॉपर यूनिट देते हैं ताकि हम उसका आसानी से एनालिसिस कर सकें। क्योंकि हाइट का जिस सिस्टम में एनालिसिस करेंगे उसी सिस्टम में हम किसी भी मैटर का वॉल्यूम एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, किसी का मास नहीं एनालिसिस कर सकते हैं, समय नहीं एनालिसिस कर सकते हैं। यानी कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, अगर सिंपल से टर्म बोलें तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए हमें यूनिट की बड़ी जरूरत होती है। यानी जो टर्म हमने यूज किया फिजिकल क्वांटिटी, ये बड़ी मजेदार बात है। फिजिकल क्वांटिटीज, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए हमारे पास यूनिट होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हमको मास को कंसीडर करना है तो हमारे पास यूनिट होना बहुत जरूरी है। उसका हम एक फंडामेंटल यूनिट क्रिएट की कि मास का फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम। तो दुनिया में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम समझना चाहते हैं, अगर उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें यूनिट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, तो कहा जाता है ऑल द क्वांटिटी व्हिच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करें तो बोलेंगे ऑल द क्वांटिटी, all the quantities used to describe the law of physics is known as what? Used to describe the law of physics. Used to describe the law of physics. Describe the law of physics is known as what? Physical quantity. तो बच्चों थोड़ा आराम से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट किया है ना।
हमारी बातों में और एनर्जी बढ़ सकती है जब हम टॉपिक पे स्टडी करेंगे। लेकिन अब स्टार्ट किया है, अभी नॉर्मल बातें कर रहे हैं और हम अभी जाने कि भाई क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी। हमने कहा फिजिकल क्वांटिटी वो वाला है, लिखा है ऑल द क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में जितने भी लॉ है उनको समझाने के लिए हम फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करते हैं। जैसे फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है। इन फिजिकल क्वांटिटी का यूज ही हम इसीलिए करते हैं ताकि फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब किया जा सके। फिजिक्स में जितने भी लॉ हम पढ़ते हैं उस लॉ को मैथमेटिकली कैसे एनालिसिस करें, उस बात को समझने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। चीजें समझ में आ गई? अगर बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए और चीजों को थोड़ा और फील करने की कोशिश किया जाए तो फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन और बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी। यानी कि उसकी डिपेंडेंसी और डायरेक्शन के हिसाब से, किस हिसाब से? उसकी डिपेंडेंसी और डायरेक्शन के हिसाब से फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहले हम सीधे बेस्ड ऑन क्या? बेस्ड ऑन, एक तो हो गया डायरेक्शन और एक हो गया बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। तो बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी पे अगर हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है। क्या होती है? अभी उसको मिटाते हैं, उसके बाद क्लियर करते हैं क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? थोड़ा आराम से समझना है, थोड़ा जानकारी ले लीजिए, उसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो मजेदार बातें करेंगे, आपको भी मजा आएगा और जब आपको मजा आएगा तो हमको तो आएगा। ठीक है? अब देखो भैया, मैंने चिल्लाया यहाँ कि भैया फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी जो है किसी भी फिजिक्स के लॉ को समझाने के लिए यूज की जाती है। और फिजिकल क्वांटिटी को जब डिवाइड करेंगे तो एक तो उसकी डिपेंडेंसी पर डिपेंड करेगी और एक जो है उसके डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। डायरेक्शन वाले के बारे में चर्चा हम अभी करेंगे, पहले डिपेंडेंसी पे चर्चा करें। अगर डिपेंडेंसी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होता है डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल जिसका अस्तित्व एटम लेवल पे होता है उसको फंडामेंटल बोलते हैं। जैसे अगर हमको घर बनाना है तो घर का जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो ईंट होगा। ईंट हमारे घर का एक फंडामेंटल यूनिट है और उसी से हमारा घर बन के तैयार है। ईंटा से खाली घर नहीं बन सकता, बाथरूम भी बन सकता है, किचन भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। अलग अलग काम के लिए ईंट को यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर फंडामेंटल यूनिट की बात करें जो उसकी फंडामेंटल चीज है वो ईंटा है, सीमेंट है, गिट्टी है, बालू है, छड़ है। अब इसको यूज कर चाहे आप मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना लीजिए और चाहे बाथरूम बना लीजिए, क्या मतलब? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो फिजिकल क्वांटिटी जो है उसकी जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उसे समझना बहुत जरूरी है। तो फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती है उसकी जो यूनिट होती है उस पर चर्चा करेंगे। दुनिया में 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं और क्यों उनको फंडामेंटल माना जाता है? क्योंकि यही फंडामेंटल यूनिट आपस में मिलकर के दुनिया के हजारों लाखों फिजिकल क्वांटिटीज को समझाएंगे। मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? इसको समझना बहुत जरूरी है। तो दुनिया में कुल 7 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। मान लीजिए अगर मास को मेरे को समझना है तो ये है क्वांटिटी और इसकी यूनिट हमें समझना पड़ेगा। तो मास की जो यूनिट होगी वो किलोग्राम होगी। अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ की यूनिट होगी मीटर। ठीक है? समय की बात करें, टाइम की बात करें तो इसकी यूनिट होगी सेकंड। अगर हम करंट की बात करें तो करंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है? करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको हम, उसका यूनिट होगा एम्पियर। अगर हम बात कर ले टेम्परेचर की तो टेम्परेचर का जो फंडामेंटल यूनिट्स होगा वो होगा केल्विन। और केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में आप रिलेशन पढ़े होंगे, C/5 F-32/9। ये एक रिलेशन होता है जिसमें डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में कोरिलेट कर सकते हैं। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू होता है 273.15 केल्विन। ठीक है? कहीं कहीं एक 6 भी होता है तो 273.15 केल्विन। हाँ, सिर्फ केल्विन। ठीक है?
तो केल्विन क्या होती है, ये होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी कि 0 डिग्री केल्विन पे दुनिया में कोई भी मैटर, चाहे वो गैस ही क्यों ना हो, वो अपना उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो मानी जाती है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 0 डिग्री से केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर, और डिग्री नहीं बोलते, सिर्फ 0 केल्विन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। 0 केल्विन जो होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, और ऐसा माना जाता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर में दुनिया का कोई भी मैटर हो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 मानी जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है उसकी भी काइनेटिक एनर्जी यहाँ तक आते आते 0 मान ली जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए बहुत समझना जरूरी था। अब टेम्परेचर अगर हम समझ गए तो अब हमें क्या समझना है, अब हमें समझना है अमाउंट ऑफ मैटर। एक ने कहा सर एक बात बताइए, ये मास जो लिया वो भी तो अमाउंट ऑफ मैटर ही कंसीडर करने के लिए था, लेंथ जो लिया जिसको मीटर में सॉल्व किया वो भी तो अमाउंट ऑफ मैटर को ही कंसीडर करने के लिए यूज किया था। फिर ये नया कहां से आ गया अमाउंट ऑफ मैटर को, ये नई बात कहां से आप समझाने के लिए यूज कर दी। तो अमाउंट ऑफ मैटर को रिलेट करने के लिए हम मोल यूज करते हैं। अब इस चीज को थोड़ा समझना जरूरी है, मोल का यूज कहां करते हैं। मोल एक ऐसा फंडामेंटल यूनिट है जिसमें हम अमाउंट ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, और वो भी कैसे, सर में कितने बाल, इसको अगर समझना है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर पहाड़ का वजन कंसीडर करना है तो क्या करेंगे, तराजू लेके जाएंगे, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, नहीं, आप क्या करेंगे, उसको समझने के लिए मोल का यूज करते हैं। समंदर में कितना पानी, अब उसको समझना है तो एक लोटा लेकर के 1 लोटा 2 लोटा पानी से तो निकलने वाला नहीं। अब जब नहीं निकलने वाला है तो उस प्लेस पे वहां आप क्या करते हो, मोल का यूज करते हो। एक बोरे में मान लो 50 किलो गेहूं, अब 50 किलो गेहूं में कितने दाने, वहां समझने के लिए आप क्या करो, मोल का यूज करो। तो मोल अमाउंट ऑफ मैटर को जरूर कंसीडर करने के लिए यूज किया जाता है, पर ऐसा जिसमें लार्ज अमाउंट, जिसको थोड़ा समझना मुश्किल हो, आसमान में कितने तारे हैं, सर में कितने बाल हैं, 50 किलो गेहूं में कितने दाने हैं, इन सब चीजों को स्टडी करने को मोल कहते हैं। आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा 3 टर्म, मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट पढ़ाया जाता है, यानी कि वेट के टर्म में, यानी पहाड़ का वजन कंसीडर करना हो तो इस टर्म में कंसीडर करते हैं। अब मॉलिक्यूल होगा तब मॉलिक्यूलर वेट, जहां एटम होगा वहां एटॉमिक वेट, और जहां आयन होगा वहां आयनिक वेट यूज किया जाता है। अगर आप नंबर के टर्म में बात करें तो n बाई n है, यानी नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगाड्रो नंबर, और एक होता है 22.4 वॉल्यूम ऑफ मैटर अपॉन 22.4। ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो ये है एक फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका यूनिट होता है मोल, और मोल कहां यूज होता है फिर आगे। अब अगली बात जो हमें ध्यान देनी है वो ये है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, जो लुमिनस इंटेंसिटी होती है उसको हम कंसीडर करते हैं कैंडिला, नॉट सैंडिला, दिस इज कैंडिला। तो इस चीज को समझिएगा, जो लुमिनस इंटेंसिटी होती है उसको किसमें कंसीडर करते हैं, कैंडिला में करते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस इंट्रोडक्टिव क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं नई शुरुआत, नई दिशा और नए दोस्तों जुनून के साथ अगली क्लास में, जिसमें हम और फिजिक्स से रिलेटेड तमाम सारी एनर्जेटिक बातें और तमाम सारी कंसेप्चुअल बातें लेकर के आएंगे और आपको एहसास दिलाएंगे फिजिक्स का। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, टाटा बाय बाय।